Hello everyone, this is Varjesh Verma and I'm back with another video, and today we are going to discuss Nodia sample paper 2. So let's start. So the first question is, Nelson Mandela speaks of twin obligations. What are they? नेल्सन मंडेला दो ऑब्लिगेशंस, दो कर्तव्यों के बारे में बात करता है. वो कौन कौन से हैं? Nelson Mandela in the chapter talks about two obligations. First obligation toward family and the second obligation toward nation. ठीक है, फैमिली वाले ऑब्लिगेशन को हम बोल सकते हैं पर्सनल ऑब्लिगेशंस एंड नेशन वाले को बोल सकते हैं सोशल ऑब्लिगेशंस. ठीक है, चैप्टर की बात करें तो नेल्सन मंडेला खुद कहता है चैप्टर में दैट ही वाज अनेबल टू फुलफिल बोथ द ऑब्लिगेशंस, कि वो दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाया था बिकॉज वो सिर्फ एक ही वो कर पाया था. वो कौन सा था? ऑब्लिगेशन टूवर्ड नेशन. क्यों? क्योंकि उसे जेल में पा दिया गया था जब वो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए फाइट कर रहा था. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज एनी राइट इन द डायरी अबाउट हरसेल्फ एंड हर सिस्टर? तो एनी फ्रैंक अपनी डायरी में अपने और अपनी सिस्टर के बारे में क्या क्या लिखती है. क्लियर? तो हमें अगर हम टेक्स्ट को ट्रेस आउट करें तो वो बहुत ही ब्रीफ से डिटेल देती है अबाउट हर सिस्टर एंड अपने चाइल्डहुड के बारे में. तो वो मेंशन करती है इन हर डायरी डैट मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. मार्गोट जो उसकी बड़ी सिस्टर थी वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई थी 1926 में, while Anne was born on 12th June 1929. क्लियर? एंड जब उनके पेरेंट्स 1933 में हॉलैंड में माइग्रेट हुए थे तो उन दोनों को अपनी ग्रैंड पेरेंट के साथ रहना पड़ा था. एंड लास्ट में वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती है कि मार्गोट जो है वो पहले मर जाती है, उसे पहले मार दिया जाता है थ्रू द नाजीज एंड लेटर एने को मारा जाता है. तो इस बस इतनी सी ब्रीफ सी डिटेल एने फ्रैंक देती है अपनी सिस्टर मार्गोट के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड बुद्धा टीच किसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ? तो किसा गौतमी को गौतमा ने ट्रूथ ऑफ लाइफ के बारे में क्या क्या बताया? ये सेम क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सैम्पल पेपर में डिस्कस किया था कि जब किसा गौतमी का द ओनली सन जो था वो मर गया था. शी बिकेम मैड, शी वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ मेडिसिन सो दैट हर ओनली सन कुड बिकम अलाइव अगेन, एंड समवन आस्क हर टू गो सक्या मुनि बिकॉज ही कैन ओनली क्योर योर सन. तो वो पहुँचती है वहाँ पे एंड गौतमा बुद्धा को रियलाइज़ हो जाता है कि नो अमाउंट ऑफ सर्मनाइजिंग कुड टीच किसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ. तो वो उसे कंडीशन देता है, ओके गो एंड फैच अ हैंडफुल ऑफ मैस्टर सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड डाइड अर्लियर. तो वो जाती है डोर टू डोर, शी फाउंड मस्टर्ड सीड इन एवरी हाउस बट डिडंट फाइंड अ हाउस वेयर जहाँ पे किसी के भी लव वन ना मरा हो, एंड फाइनली शी रियलाइज दैट डेथ इज़ इनएविटेबल. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड रिएक्ट ऑन सीन द पायरेट्स? ठीक है, पायरेट को देखने के बाद तो कस्टर्ड को छोड़कर बाकी सभी फैमिली मेम्बर की क्या रिएक्शन थी? ओके, अगर आपने पोएम रीड की है तो आपको याद होगा कि वहाँ पे जितने भी कैरेक्टर है कस्टर्ड को छोड़ के सभी के सभी दे बूस्ट अबाउट देयर ब्रेवरी. ठीक है, तो हमने ये बताना है कि उनकी जब वो पायरेट अंदर आता है तो वो फिर क्या रिएक्ट करते हैं. पहले तो वो बूस्टिंग कर रहे होते हैं, बाद में क्या रिएक्ट करते हैं. तो फर्स्ट थिंग दे गॉट अफ्रेड, वो सभी के सभी डर जाते हैं. बलिंडा जो है वो शी बिकम पेल एंड स्टार्टिंग येलिंग फॉर हेल्प, whereas mustard run away and ink and blink hide themselves. Only custard ही एक ऐसा मेंबर होता है फैमिली का जो आता है एंड वो पायरेट को फेस करता है. क्लियर? Next question is, the tiger in the poem, a tiger in the zoo has some obvious limitation. जो टाइगर है, टाइगर इन द जू में उसकी कुछ लिमिटेशन है. लिमिटेशन क्या है? बिकॉज वो एक सेल में कैद है. ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने डिस्क्राइब करना है, कंट्रास्ट करना है उस टाइगर का जो कि जेल में कैद है, पिंजरे में है, और दूसरे टाइगर को जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में है. ठीक है, तो एक सिंपल सा कंट्रास्ट बनेगा जहां हम बताएंगे जो टाइगर है इन द जू ही वॉज कन्फाइंड इन द स्मॉल केज, ही कुड नॉट मूव फ्रीली, ही कुड नॉट hunt for his prey, and somehow he become a
puppet, he become a showpiece for the visitors, ठीक है। एंड वो बिल्कुल हेल्पलेस है एंड जस्ट क्या कर रहा है, वो बैठा हुआ है और शाइनिंग स्टार्स को देख रहा है विद हिज ब्रिलियंट आइज, ठीक है। तो ये सारा डाटा आप यहाँ पर पा सकते हैं। So our next question is, why did हरी सिंह थिंक दैट अनिल्स जॉब वॉज क्वीर, कि हरी सिंह को ऐसा क्यों लगता है कि अनिल की जो जॉब है वो बहुत ही क्वीर है, अजीब है। देखो, हरी सिंह थॉट अनिल्स जॉब वॉज क्वीर बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि अनिल की इनकम फिक्स नहीं थी, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो पैसे दूसरे से बोरो कर रहा है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो दूसरों को उधार दे रहा है, पैसे लैंड कर रहा है, ठीक है। वो हमेशा वेट करता है चेक का, कहीं से पेमेंट आएगी, एंड जितना भी वो अर्न करता है बाय राइटिंग, एक टाइम ऐसा होता है कि वो लेविशली उन चीज़ों को उड़ा देता है, पैसों को खर्च कर देता है ऑन हिज फ्रेंड बाय पार्टिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं। डेट्स वाई हरी सिंह को लगता है कि अनिल की जॉब बहुत ज़्यादा क्विर है, अजीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड हॉरेस डेनबी फील श्योर ऑफ हिज सक्सेस इन दैट ईयर्स रॉबरी, उस पर्टिकुलर ईयर में जो कि चैप्टर में दिखाया गया है, हॉरेस डेनबी क्यों इतना श्योर था कि उसकी जो चोरी है वो सक्सेसफुल रहेगी। तो पहली चीज़ याद रखना, हॉरेस डेनबी वॉज अ मेटिकुलस प्लानर। देखो, हमारे पास पूरे चैप्टर्स में देखिए तो दो ही मेटिकुलस प्लानर है, एक हॉरेस डेनबी है और एक वल्ली है, बिकॉज वो प्लान करती है अपनी जर्नी को बहुत ही केयरफुली, ठीक है। तो हॉरेस डेनबी भी एक मेटिकुलस प्लानर है जो कि अपनी जर्नी को जो कि अपनी चोरी को अच्छे से प्लान करता है। वो हर एक डिटेल्स को माइंड में रखता है कि जो ओनर है वो कहाँ गए हुए हैं, ठीक है, सर्वेंट्स क्या कर रहे हैं और वो कब मूवी पे जाएंगे, उसे घर के बारे में पता है कि घर में क्या क्या कहाँ कहाँ लोग हैं, एंड इवन ही न्यू वेयर इज़ द सेफ, ठीक है। तो क्योंकि उसके पास ये सारी डिटेल थी, हाउस के बारे में पूरी स्टडी की हुई थी उसने, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा श्योर था कि इस बार की रॉबरी उसके लिए एक सक्सेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ भोली हैव एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन यू, भोली की क्या क्वालिटी आपको सबसे ज़्यादा मतलब एवर लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़कर जाती है आपके ऊपर, ठीक है, और क्यों। देखो, भोली की अगर ट्रेड की बात करें, क्वालिटी की बात करें, देन डेफिनेटली एक ही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि किस तरह उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। अर्लियर शी वॉज अ टीमिड वन, ठीक है, एंड ए डम काउ, बट किस तरह वो एक कॉन्फिडेंट वन में ट्रांसफॉर्म होती है, और किस तरह वो डिनाई कर देती है टू गेट मैरी सच अ मीन एंड ग्रेडी पर्सन लाइक बिशंबर नाथ, एंड फाइनली वो कहती है कि शी वुड सर्व हर पेरेंट्स बाय वर्किंग इन द सेम स्कूल वेयर शी गेन सो मैनी थिंग्स, ठीक है। तो उस जर्नी के बारे में आप कुछ भी समराइज करके लिख दोगे, देन आपका आंसर बहुत अच्छा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक के थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 1 is known by one's root. The people of Kurg are also recognized for their values and traits in spite of being thousands of miles away from their places of origin, Greek and Arabia. Describe their values and traits. तो क्वेश्चन क्या है कि कोई भी पर्सन है वो अपने रूट, अपने एंसेस्टर, पूर्वजों के थ्रू ही जाना चाहते हैं। कुर्ग के लोग भी अपनी वैल्यूज़ और अपने ट्रेड्स के कारण जाने जाते हैं, चाहे वो अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से कितने भी दूर के न हो। और उनके दो ओरिजिन बताए गए हैं, एक है ग्रीक और दूसरा है अरेबिया, ठीक है। और हमने उनके वैल्यूज़ और ट्रेड्स के बारे में यहाँ पर बताना है। तो बात करते हैं आंसर की। देखो, चैप्टर में हमें बताया गया है कि कुर्ग के लोगों के दो ओरिजिन हैं। पहला है ग्रीक ओरिजिन। माना जाता है जब अलेक्जेंडर की आर्मी वापस जा रही थी तो एक पार्ट ऑफ आर्मी रुक जाती है इन द कुर्ग, वो वहाँ की लोकल्स फीमेल से शादी करते हैं और वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड हमें कैसे पता चलता है वो ग्रीक है? थ्रू देयर कल्चर, मैरिज सेरेमनीज एंड देयर फाइटिंग स्किल्स। सेकंड है कि वो अरेबिक है, अरेबिया से कुर्दों से डील करते हैं, रिलेट करते हैं। कैसे? बिकॉज जो उनकी ड्रेसिंग सेंस है वो बिल्कुल सिमिलर है कुर्द ऑफ अरेबिया, ठीक है, कूफिया एंड कुपिया। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे, और ये बताएंगे कि किस तरह वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हैं एंड
दे आर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी आल्सो। ठीक है, आप ब्रेव कैसे हैं? बिकॉज आपको पता होगा कि कुर्ग के ही लोग सिर्फ एक ऐसे लोग हैं जो बिना लाइसेंस के वेपन्स रख सकते हैं। सेकेंडली, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहले आर्मी चीफ था जनरल कैरिपा, वो कौन था? ही वॉज अ कुर्गी। ठीक है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी में बिलीव करते हैं, आदर सम्मान करते हैं उन जो भी विजिटर्स होते हैं, एंड वो उन्हें उनकी जो पूर्वजों की बहादुरी की कहानियाँ, वेलर्स जिसे हम बोलते हैं, वो सुनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें इनपुट डालेंगे एंड देन आपका एक बहुत अच्छा सा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगेन अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर नीचे रिप्लाई में दे दूंगा। ठीक है, मेरे पास सभी आंसर बने हुए हैं इनके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the Buddha were to summarize the life lesson of the Bol poem, what would that sermon be? Think and create this address for people of your age. ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया है कि अगर गौतम बुद्धा बोल पोएम को समराइज छोटा करके, ठीक है, सरमन देते तो वो क्या होता, और आपने उसी सरमन को बनाना है अपनी एज के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप इस आंसर को कैसे बनाएंगे? पहली चीज़, आप इसमें कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स लिखेंगे, जैसे कि लाइफ नेवर स्टॉप्स, लाइफ कभी नहीं रुकती। ठीक है, एक स्टेज आता है जब हम बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हैं, और मीन वाइल जब हम उन्हें सेक्रीफाइस करेंगे तो डू नॉट रिग्रेट, डू नॉट गेट अटैच विद द मटीरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इनकलकेट करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, और फिर एक आंसर बन जाएगा। अगर मैं इस आंसर को बनाऊंगा तो मैं कुछ इस तरह की वर्डिंग लिखूंगा कि इफ़ द बुद्धा वर टू समराइज द लाइफ लेसन ऑफ द बोल पोएम इट वुड बी लाइक, फिर उसके बाद मैं नीचे लिखना स्टार्ट कर देता कि लाइफ इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ सेक्रीफाइसेस, वट एवर यू गेट इन लाइफ मे बी there will be a time when it will ends। ठीक है, एंड फिर उसके बाद यहाँ बताया जाएगा डू नॉट गेट अटैच विद इट बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, वन हु हैज़ कम हियर विल डेफिनेटली टेक लीव। ठीक है, फिर उसके बाद बोल का भी रेफरेंस देंगे कि टुडे दिस बोल इज़ यर्स, डेफिनेटली इट इज़ यर्स, बट देयर विल बी अ टाइम जब ये बोल जो है इट गोइंग टू बी ब्रोकन और लॉस्ट और स्टोलन। तो एट दैट टाइम डू नॉट रिग्रेट ऑन इट, बिकॉज लाइफ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देंगी, बहुत सारी बोल्स आपके पास आपको मिल सकती हैं, तो आपको उससे अटैच नहीं रह के आपको मूव ऑन करना है। तो इस तरह से आप एक आंसर यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉट टू एक्सेप्ट द लिमिटेशन ऑफ आवर लाइफ मेक्स अस अनहैप्पी। Describe how Matilda Loisel suffers in her life because she does not accept that she is not a rich person. ओके, तो हमें पहले कोट दे दिया गया, कोट में बताया गया कि हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए अपनी लाइफ से, और हमें समझना चाहिए कि हमारी लिमिटेशन क्या है। अगर हम उसके बियॉन्ड जाएंगे देन डेफिनेटली हमारी लाइफ जो है वो अनहैप्पी रहेगी, और सेम चीज़ को हमने जस्टिफाई करनी है थ्रू द कैरेक्टर मटिल्डा लोइजल के थ्रू। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि शी वॉज एन ओवर एम्बिशियस लेडी हु वांटेड टू बी अ रिच। ठीक है, तो बात करते हैं आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे। हमने पहले थोड़ा सा एक्सप्रेशन पा देना है, जैसे कि वन मस्ट एक्सेप्ट व्हाट लाइफ हैज़ गिवन अस। ठीक है, तो कुछ एक दो लाइनें इस बारे में हम ऐड कर देंगे। फिर हम बताएंगे मटिल्डा लोइजल के बारे में कि ऑल्दो शी वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली येट ड्रीम्ड ऑफ इंजॉइंग ऑल द लग्जरीज लाइक द रिच पर्सन। ठीक है, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड हर लिमिटेशन, और कहीं ना कहीं वो अपनी लिमिटेशंस को समझती नहीं है। शी वॉज नॉट कॉन्शियस अबाउट हर कैपेसिटी, रियलिटी एंड कंडीशन, सो शी सफ़र बिकॉज ऑफ अ ग्रीड ऑफ हाई लाइफ स्टाइल, नॉट एक्सेप्टिंग हर लिमिटेशंस एंड कंडीशंस। ठीक है, और वो सबको पता है कि वो कैसे हुआ, जो उसने नेकलेस बोरो किया था उसे लॉस्ट करके किस तरह उसने अपनी ब्यूटी को भी खो दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उसकी ओवर एम्बिशियसनेस ऐसी थी जिसके कारण वो सफ़र करती है थ्रू आउट हर लाइफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ फाउलर. व्हाट आर द वैल्यू रिफ्लेक्टेड इन हिज कैरेक्टर. ओके, बात करते हैं फाउलर की. पहले तो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में हमारे पास टोटल 4 ही कैरेक्टर हैं. पहला है ऑसबल द सीक्रेट एजेंट, मैक्सवेल अनदर सीक्रेट एजेंट, हेनरी द वेटर एंड लास्ट वन फाउलर जो कि प्ले राइट है या राइटर है. ठीक है, तो बात करें फाउलर की तो वो एक रोमांटिक राइटर है. रोमांटिक राइटर कौन होता है? जो अलग ही फैंटेसी के बारे में लिखना चाहता है. ठीक है, उसे पसंद है मिस्टीरियस स्टोरीज़ को लिखना और पढ़ना. ठीक है, और वो चाहता है कि वो किसी सीक्रेट एजेंट से मिले और उसकी लाइफ के बारे में लिखे. बात करते हैं सीक्रेट एजेंट वो कैसा चाहता था. वो चाहता था कि जो सीक्रेट एजेंट, उसका मानना ये था कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो एक मिस्टीरियस फिगर होते हैं. ठीक है, जो कि क्या करते हैं, देखिए क्रैक्स ऑफ गन्स, वो पीते हैं ड्रग्स इन वाइन्स एंड सो ऑन, पता नहीं क्या क्या, कि ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं. ठीक है, ब्यूटीज़ के साथ घूमते हैं. तो उसकी अपनी फैंटेसी थी किन्हें लेकर, सीक्रेट एजेंट्स को. बट इस सारी की सारी फैंटेसी उसकी एकदम से ड्रेन हो जाती है जो मिलता है ऑसबल से, जो कि एक फैट एमिबल पर्सन था. ठीक है, बात करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक की और फाउलर की. तो फाउलर जो था ही वॉज अ टीमिड बाय हार्ट. ठीक है, वो ईजिली अपने कूलनेस को खो देता था. वो बहुत जल्दी नर्वस होता है. जैसे कि हम देखते हैं जिस मोमेंट वो अंदर आता है वो देखता है मैक्स ने उसकी तरफ गन करके रखी हुई है, पॉइंट की हुई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है. वो चुपचाप एक कॉर्नर में जाके बैठ जाता है और कुछ भी नहीं बोलता. जो कन्वर्सेशन होती है बिटवीन मैक्स एंड ओसबल, ठीक है, वो वहाँ बैठा रहता है और सिर्फ ऑब्जर्व करते रहता है. एंड फाइनली वो उसे पता चलता है जो उसकी फैंटेसी थी वो सिर्फ एक ड्रीम ही था, एक तरह का कैमोफ्लॉग ही था जो जल्दी ही उतर जाता है जब ओसबल बिना किसी वेपन के मैक्स को डिफीट कर देता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके कैरेक्टर के बारे में ऐड ऑन कर सकते हैं. क्लियर? आई विश आपको समझ में आया होगा पूरा सैम्पल पेपर. अगेन किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट है कमेंट कर देना. आंसर आपको मैं रिप्लाई में भेज दूंगा या जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा. क्लियर? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर 3. तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो डैट आपको जो अपकमिंग वीडियोज़ है वो सभी के सभी मिल जाए. क्लियर? ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.